उसको बुलाना लड़के को। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे आपके प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमने आपके क्या समझा था कि प्रीएम्बल आपके है क्या, एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का सार। अगर हमसे सरल शब्दों में पूछा जाए कि संविधान को आपके इसका क्रक्स क्या है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके प्रीएम्बल। अब यहां दूसरा पॉइंट ये समझना कि प्रीएम्बल का ओरिजिन कहां से होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने आपके संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपके प्रस्तुत किया था, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है आपके क्या, प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की अगर हम आपके बात करें तो प्रस्तावना हमें आपकी क्या क्या इंडिकेट करती है। तो क्या इंडिकेट करती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता का स्रोत क्या है। दूसरा आपके नेचर ऑफ स्टेट यानी हमारे राज्य की प्रकृति क्या है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट हमारे राज्य के उद्देश्य क्या है। और चौथा डेट ऑफ एडॉप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट यहां याद रखना। तो सबसे पहले हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो प्रस्तावना का जो पहला वर्ड है वो है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और लास्ट वर्ड है आपके एडॉप्टेड एनेक्टेड एंड गिव टू अवर सेल्फ, यानी कि हम भारत के लोग आपके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसका मतलब हम भारत के लोग इस संविधान को एक कानूनी संकल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे बनाने का श्रेय हम स्वयं को देते हैं। ये देखा हमने। ठीक, तो सत्ता का स्रोत है भारत में आपके भारत की जनता। दूसरा हमने आपके समझा नेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की प्रकृति। तो राज्य की प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के अनुसार आपके राज्य की प्रकृति क्या है। तो प्रस्तावना आपके क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सौवर्ण, समाजवादी, सोशलिस्टिक, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो संविधान की आपके प्रस्तावना कहती है कि नेचर ऑफ स्टेट आपके सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब यहां एक एक वर्ड का हम अर्थ समझ रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा सॉवर्निटी। ठीक, तो सॉवर्निटी का अर्थ क्या होता है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से आपके स्वतंत्र हो तो हम कहेंगे वो देश कैसा है, सॉवरन यानी कि संप्रभु। ठीक है, अब सॉवर्निटी की अवधारणा का जब हमने आपके एनालिसिस किया तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1991 से पहले और 1991 के बाद। ठीक है, 1991 से पहले सॉवर्निटी एब्सोल्यूट सॉवर्निटी हुआ करती थी और 1991 के बाद एक किसमें कन्वर्ट हो गई, कंडीशनल। ठीक, दोनों का एनालिसिस आपको बताया था कि एब्सोल्यूट कैसे थी और कंडीशनल कैसे हुई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमने आपकी अगला देखा क्या, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ठीक, तो समाजवाद में भी आपके समाजवाद का अर्थ क्या है, भारत एक सोशलिस्टिक कंट्री होगा। सोशलिस्टिक कंट्री जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। लेकिन समाजवाद का मॉडल भी आपके किस तरह से प्रवर्तित हुआ, 1991 से पहले स्थिति थी कौन सी, स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म, और 1991 के बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म। यानी समाजवाद तब भी उद्देश्य था और समाजवाद आज भी उद्देश्य है, बस समाजवाद को प्राप्त करने के जो हमारे तरीके हैं वो अब क्या हो गए हैं, परिवर्तित। यहां तक हमने देखा था अपनी प्रीवियस क्लास में। अब आते हैं हम इससे आगे। अब सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले तो हम आपके सेक्युलरिज्म वर्ड को समझें। सेक्युलरिज्म आपके, इसे नोट कर लो फटाफट।
कर लिया नोट? तो सेकुलरिज्म की सबसे पहले हम बात करें, इस शब्द को आप समझना कि सेकुलरिज्म हम आपके कहते किसे हैं, ठीक है? सेकुलरिज्म को हिंदी में तो हम कहते हैं आपके धर्मनिरपेक्षता, ठीक। अब इसका अर्थ समझना आप इंग्लिश में ही, कि इंग्लिश में आपके किन परिस्थितियों में ये वर्ड आया तो इसका अर्थ क्या होता है। सेकुलरिज्म का आपके अर्थ होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि धर्म एवं राज्य का अलगाववाद, ठीक। अब ये वर्ड आपके किन परिस्थितियों में आया, सबसे पहले तो हम ये देख लें। पूरी अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे भारतीय इतिहास को हम तीन पार्ट में बांटते हैं ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम समय को हम दो भागों में बांटते हैं, बिफोर रेनेसा और आफ्टर रेनेसा, पुनर्जागरण से पहले और पुनर्जागरण के बाद, ठीक। भारतीय इतिहास में हम कहीं भी पुनर्जागरण की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भारत में जो सभ्यता का विकास जो वेदों के आधार पर हुआ था ना, ये सारे के सारे वेद तर्क के आधार पर बनाए गए थे। भारत में आपके जो व्यवस्था गड़बड़ हुई वो उत्तर वैदिक काल से गड़बड़ हुई है। वैदिक काल तक भारत में कोई भी व्यवस्था गड़बड़ नहीं थी। यानी कि जितने भी वेद हैं ये साइंटिफिक हैं और ये रेशनल हैं। यानी कि अगर पुनर्जागरण की बात करें तो सभ्यता की शुरुआत से ही इंडिया में रेनेसा की वैल्यूज हमें दिखाई पड़ती हैं। वर्ल्ड में रेनेसा की बात की गई है, इंडिया में कभी भी रेनेसा की बात नहीं की गई, ठीक। इंडिया में रेनेसा की बात कब की गई है? जब आपके 19वीं सदी में आपके सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलेंगे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलेंगे, तब आपके रेनेसा की बात की जाएगी। हम कहते हैं ना राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया। यानी कि आपके राजा राम मोहन राय कहेंगे जो वैदिक संस्कृति इतनी आपके एक्सट्रीम इनरिच्ड संस्कृति थी, वो वैल्यूज हमारी सो चुकी हैं, उन वैल्यूज को हमें क्या करना है? जगाना है, ठीक। तो रेनेसा का सीधा सीधा शर्त समझे तो सोने से जगाना। जो चीजें आपके क्या हो चुकी है, समय के प्रभाव से दब चुकी है, उन चीजों को क्या करना? जागृत करना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आपके दो हिस्सों में टाइम बांटते हैं, बिफोर रेनेसा और आफ्टर रेनेसा, ठीक। अब यूरोप के अंदर आपके ये वर्ड आपके चर्चा में आया, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का आपके अर्थ क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। यूरोप के अंदर रेनेसा से पहले बात क्या थी? पुनर्जागरण से पहले वहां जो आपके धर्म था, कौन सा धर्म था? ईसाई। और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करता था? चर्च। जैसे हिंदू धर्म का मंदिर करते हैं, ईसाई का चर्च करते हैं, इस्लाम का मस्जिद करते हैं। तो वहां ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करता था कौन? चर्च, ठीक है। चर्च का आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर फील्ड में इंटरफियर था। यानी कि कोई भी सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कोई भी इनोवेशन बिना चर्च की अनुमति के नहीं हो सकता था। यानी कि अगर कोई बात चर्च के अनुसार अगर सही नहीं है, कोई भी बात अगर चर्च के अनुसार सही नहीं है तो चर्च उसे बैन कर देता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी हम सुने आपके, कॉपरनिकस के बारे में आपने सुना होगा। कॉपरनिकस ने सबसे पहले जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी तो कॉपरनिकस ने आपके क्या कहा था? क्या थ्योरी थी? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। जबकि इससे पहले जो धर्म ग्रंथों में थ्योरी प्रचलित थी वो कौन सी थी? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को जैसे ही चेंज किया ना, कॉपरनिकस को फांसी की सजा सुना दी गई चर्च के द्वारा। कॉपरनिकस की बात को सुना भी नहीं गया, किस लिए? क्योंकि उसने धर्म के अगेंस्ट बात कर दी। इतना प्रभाव था यूरोप के अंदर आपके चर्च का या धर्म का। तो जब आपके धर्म का या चर्च का राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ, तब आया आपके सेक्युलरिज्म वर्ड। सेक्युलरिज्म का मतलब आपके सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब ये सेपरेशन क्यों चाहिए? यहां माना जाता है कि जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, ठीक। धर्म क्या है? आपकी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था। और जो स्टेट है वो आपके डेवलपमेंट का प्रतीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक। तो धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, उसे हम राज्य के साथ या स्टेट अफेयर्स के साथ मर्ज नहीं कर सकते, ठीक। ये व्यक्ति की आस्था है, इसे व्यक्ति माने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके राज्य है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड ऑर्डर का आपके सिंबल है, और दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। और यहां आपके बात यह की गई कि आपके जो धर्म है वो राज्य के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य जो है वो धर्म के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट या सेपरेट रहेंगे, ठीक। यह हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं आगे।
अब यहां नेक्स्ट आगे समझना, अब सेकुलरिज्म क्यों, यूरोप में तो ये वर्ड इतने पे ही खत्म हो गया, सिंपल राज्य और धर्म का अलगाव। सेकुलरिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं हिंदी में, धर्मनिरपेक्षता। अब समझना है, यहां हिंदी में इसे हम आपके क्या बोल रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता बोल रहे हैं। अब समझना यहां धर्मनिरपेक्षता का आपके अर्थ क्या होगा। ठीक, इंडिया के अंदर ये जो आपके धर्म शब्द है, इंडिया के अंदर आपके क्या है, ये जो धर्म शब्द है, ठीक, ये धर्म शब्द संस्कृत की आपके एक ध्र धातु से बना है। ठीक, और इस ध्र का जो आपके अर्थ होता है वो होता है क्या, धारण करना। क्या करना, धारण करना। धारण क्या करना, गुड बिहेवियर। धारण क्या करना, इथिक्स। ठीक, धारण आपके क्या करना, ट्रेडिशन। धारण क्या करना, वैल्यूज। ठीक है, तो धर्म का अर्थ भारतीय अर्थों में होता है क्या, धारण करना, जो आप अपने व्यवहार में एडॉप्ट करते हो, जो आप अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हो, ये होता है भारत के अंदर धर्म। ठीक है, यह हुआ। अब यहां समझना, अगर भारतीय अर्थों में हम धर्मनिरपेक्षता वर्ड को रीड करें, ठीक, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज आप धारण करते हो आप इनसे निरपेक्ष हो जाओ, यानी कि इन वैल्यूज से स्वयं को आइसोलेट कर लो, यानी आप बड़ों का सम्मान भूल जाओ, यानी कि आप गुरुओं का सम्मान भूल जाओ। ठीक, यानी कि भी जो वैल्यूज जो आपको परंपराओं में मिली हुई है, उन सारी वैल्यूज से आप स्वयं को क्या कर लो, अलग कर लो। ये कंसेप्ट कहलाएगा धर्मनिरपेक्षता। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होगा। जब आप अपनी सारी वैल्यूज को भूल ही जाओगे तो आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होगा तो इससे समाज प्रभावित होगा, और समाज प्रभावित होगा तो इससे राष्ट्र प्रभावित होगा। इसलिए भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता वर्ड का यूज ही नहीं किया गया। ठीक, सेकुलरिज्म का हिंदी भले ही धर्मनिरपेक्षता होता है, लेकिन आपके हिंदी के अंदर सेकुलरिज्म में जो आपके धर्मनिरपेक्षता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे वर्ड, पंथ निरपेक्षता। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की जगह कौन सा वर्ड लाया गया, पंथ निरपेक्षता। ठीक, तो यहां ये सबसे पहले तो एक क्लियर हुआ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ठीक, और भारत में आपके धर्मनिरपेक्षता को रिप्लेस किया गया किससे, पंथ निरपेक्षता से। अब यहां नेक्स्ट आगे समझना, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता से अब आपके तात्पर्य क्या है। अब यहां आपके सेकुलरिज्म क्या कहता है, ये सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, राज्य एवं धर्म का अलगाववाद। दूसरा, स्टेट हैव नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इंडिविजुअल हैव रिलीजन, व्यक्ति का धर्म होगा। यहां राज्य का धर्म नहीं होगा सेकुलरिज्म में, किसका धर्म होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। और स्टेट प्रमोट ऑल रिलीजन इक्वली, और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। यह होता है आपके क्या, पंथ निरपेक्षता का अर्थ भारतीय संदर्भ में। ठीक, तो इसे नोट कर लो।
लिया नोट? इसे भी नोट करो। तो सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का अर्थ होता है क्या? सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। ठीक, ये वर्ड आपके कहाँ का है? वेस्टर्न कंट्रीज का वर्ड है आपके। कब आया आपके? आफ्टर रेनेसा, क्योंकि रेनेसा से पहले आपके वेस्टर्न कंट्रीज में धर्म का आपके राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सब में व्यापक रूप से हस्तक्षेप था, और इसी हस्तक्षेप को रोकने के लिए सेकुलरिज्म वर्ड का ओरिजिन होता है। ठीक, और इसमें आपके आधार क्या दिया गया? जब राजनीति और धर्म का सेपरेशन किया गया तो धर्म व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, जबकि जो आपके राज्य है वो आपके सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड ऑर्डर का प्रतीक है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। ठीक, तो धर्म राज्य के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकुलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगर हिंदी में हम बात करें तो ये जो धर्म है, धर्म का मतलब आपके ये संस्कृत की एक ध्र धातु से बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना, जो हम अपने व्यवहार में धारण करते हैं, गुड बिहेव, एथिक्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज। अब भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा इन वैल्यूज से स्वयं को अलग कर लेना, और अगर ऐसा हुआ तो व्यक्तित्व विकास, समाज का निर्माण और राष्ट्र का विकास प्रभावित हो जाएगा। इसलिए भारतीय संदर्भ में हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं करते। भारत में हम यूज करते हैं किसका? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा, और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य।
लिया नोट, समझना। अगला सिस्टम, एक वर्ड होता है आपके रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, और एक वर्ड होता है आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोनों में बेसिकली आपके डिफरेंस क्या होता है? ठीक, रिपब्लिक का अर्थ होता है स्टेट हेड विल बी इलेक्टेड, यानी कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि उसका निर्वाचन या उसका इलेक्शन कितने लोग करेंगे। क्योंकि अगर हम रिपब्लिक सिस्टम की बात करें तो रिपब्लिक सिस्टम तो महाजनपद काल से इंडिया में एग्जिस्ट करता है। महाजनपद काल में भी तो कुछ गणराज्य हैं जो आपके कैसे थे, रिपब्लिक सिस्टम, यानी वहां राजा का चुनाव होता था, हर जगह ऑटोक्रेसी नहीं थी। ठीक, तो वहां आपके लेकिन परंपरा क्या थी, राजा का चुनाव आपके सभा और समिति जैसी संस्थाएं करती थी, राजा का चुनाव आपके एलीट क्लास करता था, राजा के चुनाव आपके जो उच्च वर्ग होता था वो करता था। सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, महिलाएं भाग नहीं लेती थी, दलित वर्ग भाग नहीं लेता था। चुनाव होता था लेकिन कितने लोग भाग लेते थे, सीमित लोग। अब यही अर्थ जब लोकतांत्रिक गणराज्य में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी चुनाव होगा तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। पूरे देश की वो पूरी जनता जो 18 साल से ऊपर की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, ठीक, सभी लोग इस चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। यह कहलाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारत आपके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, यानी जो स्टेट हेड होगा वो इलेक्टेड होगा बाय ऑल पीपुल्स। ठीक, यानी 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है भारत में। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति यहां वोट देगा। तो ये दोनों में आपके डिफरेंस होता है। रिपब्लिक में इलेक्टेड तो होगा लेकिन इलेक्ट करने वाले लोग सीमित होंगे और यहां सभी होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा आपके क्या, नेचर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का स्वरूप। तो ये होगा हमारे भारत का स्वरूप प्रस्तावना के अनुसार। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, राज्य के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो आपके राज्य के उद्देश्य होते हैं कितने, 3। तो संविधान के अनुसार आपके जो प्रस्तावना में दिए क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के जस्टिस, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, ठीक, और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की फ्रीडम, और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ये 2 प्रकार की इक्वेलिटी। ठीक, यही दिया गया ना प्रियम्बल में। तो अब यहां देखें हम, तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारे राज्य के जो क्या है ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देना। कौन सा न्याय, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। प्रत्येक व्यक्ति को लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता देना। कौन सी स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। और प्रत्येक व्यक्ति को इक्वेलिटी यानी कि समता देना। कौन सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर। अब यहां एक एक पॉइंट को आप समझ लो सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके पॉइंट किस पे, जस्टिस यानी कि न्याय। तो पहले तो हमें यह पता हो कि न्याय का अर्थ क्या होता है और आपके कितने प्रकार के आपके न्याय दिए जाते हैं। नोट करो इसे।
क्या बताओ? एक सेकेंड, बोलो क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी? क्या? हाँ हाँ, पता नहीं। जब तुम्हें ये पता है स्विट्जरलैंड में, तो ये वहां पढ़ो, वहां लिखे होंगे चारों। समझ नहीं आया तो क्लास के बाद पूछना। तो नेक्स्ट, जस्टिस। तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि न्याय हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो न्याय का मतलब आपके होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव की समाप्ति। ठीक, इसे कहते हैं हम क्या? जस्टिस। ठीक है, अब यहां आगे समझना, डिस्क्रिमिनेशन आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और एक इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तीन प्रकार के हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले आपके सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामाजिक भेदभाव हो सकता है। सेक्स के आधार पे हो, कास्ट के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, लैंग्वेज के आधार पे हो। तो सभी सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, यह होता है सामाजिक न्याय। ठीक, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, चूज एनी प्रोफेशन या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी प्रोफेशन चूज करने की स्वतंत्रता ना होना, या समान कार्य के लिए समान वेतन ना मिलना। ठीक, तो आपके इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना, ये इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन यानी राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक, ये कहलाता है आपके क्या? पॉलिटिकल जस्टिस। अब नेक्स्ट, अब आगे हम आते हैं। तो अब यहां राज्य के अगर हम उद्देश्य देखें तो जस्टिस कितने? तीन, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक, स्वतंत्रता कितनी? पांच, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। ठीक, ये नोट कर लिया था है? इसको नोट करो। कर लिया नोट?
तो राज्य के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट में आपके सबसे पहले जस्टिस 3 प्रकार के, लिबर्टी 5 प्रकार की और इक्वेलिटी 2 प्रकार की। अब यहां नेक्स्ट आगे समझना, लिबर्टी और इक्वेलिटी इन दोनों को समझ लें आप, ठीक है। यहां आपने देखा कि लिबर्टी को हमने लिखा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो फ्रीडम भी होती है। तो फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर होता है? प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड क्यों लिखा है फ्रीडम की जगह? तो यहां सबसे पहले समझना, फ्रीडम हमेशा नेचुरल होती है और फ्रीडम हमेशा अनलिमिटेड होती है, ठीक। जबकि जो लिबर्टी है वो लीगल होती है और लिबर्टी हमेशा लिमिटेड होती है, इसको सीमित किया जा सकता है। इसका मतलब आपके क्या है? इसका मतलब यह है प्रत्येक व्यक्ति को थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ऑर्डर को बनाए रखना जरूरी हुआ व्यवस्था को, तो आपकी इस लिबर्टी को लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक। दूसरा वर्ड है आपके इक्वेलिटी यानी कि समानता। अब यहां दो वर्ड है, एक इक्विटी और एक इक्वेलिटी। दोनों का अर्थ है कि होता है समानता। इक्विटी इकोनॉमिक टर्म में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इक्विटी शेयर, मतलब बराबर शेयर दे दिए, और इक्वेलिटी आपके सोशल टर्म में होता है। ये दोनों में आपके होता है क्या डिफरेंस, ठीक। इसको नोट करो। कलियर नोट। अब यहां दो वर्ड और समझना, एक यूनिटी और एक इंटीग्रिटी, एकता एवं अखंडता। लिख लो इसे।
तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो यूनिटी की अगर हम बात करें तो यूनिटी है आपके एक सोशल टर्म, एक सामाजिक शब्द, और इंटीग्रिटी है एक ज्योग्राफिकल टर्म। यूनिटी का मतलब आपके है सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि सभी लोगों में एक होने की भावना का विकास, कि भारत के सभी लोग जो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के हों, उन सब में एक होने की भावना का विकास, कि वी ऑल आर इंडियन। ठीक, ये कहता है यूनिटी। और इंटीग्रिटी का मतलब आपके होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके आपके कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत, एक इंटीग्रेट इंडिया। ठीक, तो प्रस्तावना में अगला वर्ड आपके कौन सा है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और प्रस्तावना में आपके चौथी जो बात पता चलती है क्या? संविधान स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। अब नेक्स्ट आप समझना, अमेंडमेंट इन प्रिएम्बल, प्रस्तावना में संशोधन। चलिए नोट। तो अमेंडमेंट इन प्रिएम्बल यानी कि प्रस्तावना में संशोधन। अब नेक्स्ट आगे समझना, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? इस बात को लेके आपके सुप्रीम कोर्ट में 2 बार केस आया। पहली बार केस आता है 1960 में, बेरुवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में आपके सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया, क्या प्रिएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? ठीक,
क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? तो अब आपके इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर जो आपके 22 भाग दिए गए हैं या वर्तमान में जो 25 भाग हैं, उनमें से किसी भी भाग में प्रस्तावना का वर्णन नहीं है। ठीक। और आर्टिकल 368 संसद को अनुमति देता है संसद संविधान के किसी पार्ट में अमेंडमेंट करने की। ठीक है, जबकि ये किसी पार्ट में शामिल नहीं है। इसका मतलब नॉट अमेंडेबल, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब ये केस एक बार फिर आता है 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस 1973। ये क्वेश्चन फिर पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, इज प्रीएम्बल अमेंडेबल? तब प्रीएम्बल कहती है आपके कि यस, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल भी तो आपके क्या है, उन 22 से 25 हिस्सों का एसेंस शो कर रही है ना। तो इस आधार पर प्रीएम्बल भी संविधान का क्या है, एक भाग है। इसलिए आपके आर्टिकल 368 के तहत प्रीएम्बल में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक। और इस केस के बाद में आपके 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में, और 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके प्रस्तावना में संशोधन करती है संसद। और ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को आपके जोड़ा जाता है किसमें, प्रीएम्बल में। सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड एडेड इन प्रीएम्बल। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कर लिया नोट? अब नेक्स्ट, तो इसके साथ ही आपके प्रीएम्बल होता है आपके खत्म। ठीक है। अब प्रीएम्बल के बाद हम आपके एंटर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में। अब संविधान में जब हम आपके एंटर करते हैं, तो पूरे संविधान में जब आप पूरे अलग अलग 22 भाग बढ़ोगे, तो कई जगह एक वर्ड का यूज होता है मेजॉरिटी, बहुमत। ठीक। तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जो मेजॉरिटी है, ये होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी का मतलब क्या है, जो संख्या में ज्यादा हो। ठीक है, तो नंबर्स में जो ज्यादा है वही मेजॉरिटी में है। अब नेक्स्ट, अब हम आगे आ गए। मेजॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो 3 प्रकार की होती है, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। अब यहां समझना आपके कि सिंपल मेजॉरिटी किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे कहते हैं और स्पेशल मेजॉरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, इसको नोट कर लो।
लिया नोट। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब आपके क्या होता है, जहां कहीं भी सिंपल मेजोरिटी वर्ड का यूज हो, इसका सीधा सीधा सा अर्थ होता है 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, P फॉर प्रेजेंट और V फॉर वोटिंग। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल मान लिया कि संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, मान लो 200 सदस्य प्रेजेंट और वोट दिया है आपके कितने 180 एमपी ने, 200 एमपी प्रेजेंट है और 180 एमपी ने आपके वोट दिया है, तो सिंपल मेजोरिटी कहां से काउंट होगी, 180, वोट 180 ने दिया है ना 200 में से, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 91, ये हो गई सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंट कितने और उनमें से वोट कितने ने दिया है, उसका 50% प्लस 1। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर आपके ये जो सिंपल मेजोरिटी है, इससे एक तो मनी बिल पास होता है, धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, वित्त विधेयक, सॉरी साधारण विधेयक और फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, ये सब सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। ये विधेयक होते क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके दूसरा समझना आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि आपके पूर्ण बहुमत। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर हैं उनका 50% प्लस 1। जैसे कि आपके लोकसभा में 545 मेंबर, तो लोकसभा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी, 545 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 273 प्लस। ठीक, राज्यसभा में 245 एमपी है, तो इसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी 245 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 123 प्लस। इस मेजोरिटी का यूज कहां होता है, लोकसभा में जिस पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वही पार्टी बनाती है सरकार। गवर्नमेंट बनाने में एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज होता है, यानी 273 से ज्यादा आपके जब सदस्य आपके होंगे, ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होती है विपक्ष की। अगर विपक्ष एब्सोल्यूट मेजोरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा दे तो सरकार गिर जाएगी। सरकार बनाने में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होती है, जब सत्ताधारी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी शो कर दे लोकसभा में तो सरकार बन जाएगी, और विपक्ष शो कर दे तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बनाने और गिराने में कौन सी मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये दोनों मेजोरिटी क्लियर हुई। ठीक, अब तीसरी मेजोरिटी आपकी स्पेशल मेजोरिटी, जो आपके 3 प्रकार की होती है, इसे डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम एंटर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1। ठीक है।